चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 14 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखते हैं आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी धातु वैद्युत साधित्र को न छुए। और परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक यानी अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। क्लास 6 में यह जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं हमने एक टेस्टर बनाया था। और आपको याद होगा कि इसे सुनिश्चित करने में टेस्टर ने हमें किस प्रकार की सहायता दी थी। और हमने देखा था कि धातु जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का अच्छे चालक होते हैं और सबसे कुछ पदार्थ जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे रबर, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालक नहीं होते हैं। तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। अब लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव्य भी विद्युत चालक करते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। पहली और बूझों को स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों अथवा जनित का इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए गए क्रियाकलापों से केवल कुछ सेल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। क्या द्रव विद्युत चालक करते हैं? देखते हैं। यह जांच करने के लिए द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं हम उसी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं जिसे हमने क्लास 6 में बनाया था। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। क्रियाकलाप से देखते हैं। टेस्टर के सिले को क्षण भर के लिए एक दूसरे के स्पर्श करिए। ऐसा करते हैं टेस्टर का एक पथ पूरा हो जाती है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। और क्या आप इसी के संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजक शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो अथवा आपके सेल बेकार हो? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कैसे हुए और या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कैसे हुए हैं बल्ब को बदल दीजिए और अब फिर जांच कीजिए कि टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार का टेस्टर अब भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए किया जाती है। कुछ चेतावनी है। टेस्टर की जांच करते समय इसके तारों को स्वतंत्र सिरों के केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं अन्यथा बैटरी की सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। क्रियाकलाप बेकार फेंकी गई बोतल या प्लास्टिक का रबर के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ कीजिए और एक ढक्कन से एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए और अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरे को नींबू के रस या सिरके से डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। और क्या आप टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है या क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालक करते हैं? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में किस वर्ग में रखेंगे? जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है। टेस्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता हो तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। कुछ स्थितियों में द्रव्य के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त हो। ऐसे क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब के विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म हो जाता है और दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्लभ हो तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। और आप यह जानना चाहेंगे कि किस परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है?
यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालक कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह विद्युत की भांति आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाता, जिसके कारण टेस्टर का परिपत्र को पूरा हो जाता है और लेकिन फिर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धाराओं को भी संसूचित कर सके? एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आपके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई की विक्षेप देखा जा सकता है। और क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप से देखें। माचिस की खाली डिबिया के ट्रे निकालिए और ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत धारा के कुछ लपेटे फेंटिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए और अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए और दोनों तारों को स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला टेस्टर तैयार है। और अब इस टेस्टर का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। अब क्या टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है। और टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालकर उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछिए, सुखाइए तथा क्रियाकलाप को अन्य द्रव जैसे टोटी और का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात टेस्टर के सिरों का जल से धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखना चाहिए। और प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। और आपने परीक्षणों के सार 14.1 में लिख सकते हैं। जैसे नींबू का रस में दिया गया अच्छा चालक है, सिरका, टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध और शहद, हम इस पर लिख सकते हैं। 14.1 में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक है। पहली कहती है जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो संभव है कि उनके बीच वायु हो। पहली को ज्ञात है कि किसी वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तरीत के समय वायु के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। और इसी से प्रेरित होकर बूझू भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है या नहीं। वास्तव में विशेष इस परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालक कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों यानी सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी गई है। हमने टूटी के पानी तथा विद्युत चालक का परीक्षण किया है। आइए अब आश्रित जल का विद्युत चालन का परीक्षण करिए। क्रियाकलाप से देखें। एक स्वस्थ तथा सूखे प्लास्टिक का रबर के ढक्कन इनके लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आश्रित जल भरिए। और आप आश्रित जल को अपने विद्यालय के प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान अथवा ड्राइवर के नर्स में भी आश्रित जल ले सकते हैं। और टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आश्रित जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? और क्या आश्रित जल विद्युत चालन करता है? आप एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आश्रित जल से घोलिए और फिर परीक्षण कीजिए कि इस बार क्या निष्कर्ष निकलता है। जब हम आश्रित जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंप, कुआं, तालाब आदि से प्राप्त होते हैं वह शुद्ध नहीं होते हैं और इनमें अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों को थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आश्रित जल
जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। पहली कहती है, जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, परंतु ये लवण जल को चालक बना देती है। इसलिए हमें विद्युत अनुसाधितों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि जब साधारण लवण को आश्रित जल से घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देती है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आश्रित जल में घुलने पर इसके चालक बना देते हैं, ये पता लगाते हैं क्रियाकलाप से। देखें, बोतलों और प्लास्टिक का एक रबर के 3 स्वस्थ ढक्कन लीजिए और प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आश्रित जल भर दिया और एक ढक्कन के आश्रित जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए और अब दूसरे ढक्कन में आश्रित जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए और तीसरे ढक्कन के आश्रित जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए कि इस विलयन में से कौन सा विलयन धातु का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको ज्ञात परिणाम प्राप्त हो जाएगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक के विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखें। क्लास 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों को सूची बना सकते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न होती है, ये पता लगाते हैं। क्रियाकलाप एक और देखें। 2 बेकार सेलों को सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए और उनकी धातु को टोपियों को रेगमाल यानी रोमाल से साफ करके तथा इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए और इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला भर लीजिए और जल को और अधिक चालक बनाने के लिए उसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन ने इलेक्ट्रोड को डुबोइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन को छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रखें। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्लास 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा स्मरण कीजिए। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निक्सन, जिनका जन्म 1753 में हुआ था, 1815 में इनका देहांत हुआ था, उन्होंने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप रखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन का इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। बूझों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया है कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालक करती है या नहीं। उनसे क्या आलू को उसने आलू के 2 बराबर टुकड़े के भागों में काटा और तथा टेस्टर के तांबों के तारों के उसमें निर्दिष्ट कर दिया और तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू के निर्दिष्ट किए गए टेस्टर के तारों को बाहर निकालना ही भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू के एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है और जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा ही नहीं है। उसे इस परीक्षण का बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने
पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया और उन्होंने पाया कि एक बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है और क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों के एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। और याद रखिए कि बूझो ने इस पर एक क्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालक करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू के एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए एक अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप खोज किसी चीज कर रहे हो और आप कुछ अन्य खोज लेते हो और उनकी महत्वपूर्ण खोज इसी प्रकार की हुई है। विद्युत लेपन देखते हैं। तो स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पटियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। और तथापि यदि दुर्घटनावश इसके खरोंच पर जाएं तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह उतनी चमकदार नहीं होती। और आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहनते हुए देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से उनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों की स्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के दूसरी सतह की परत किस प्रकार निक्षेपित कर देती है? आइए हम स्वयं देखते हैं। क्रियाकलाप से देखें तो इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए और किसी स्वस्थ एवं सूखा बीकर की 250 मीटर आसुत जल चाहिए और इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोली और अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए और तांबे की प्लेट को रेगमाल से साफ कीजिए और इन्हें पानी में घोल कर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोइए। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए और अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाकर तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? क्या परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित हुआ। पहली कहती है विद्युत लेपन के क्रियाकलापों को करने के पश्चात पहली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया और आपके विचार से इस बार यह परीक्षण करेगी। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर यानी तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होती है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है सामान्य मात्रा का कॉपर विलयन से घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होती है। बूझो कहता है कि बूझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई है, इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की लपेट के स्थान पर कार्बन की छड़ की बैटरी के री टर्मिनल से संयोजित करके किया और उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ने की सफलता प्राप्त हुई। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अब यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उपयोग में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है।
निक्षेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिससे पर निक्षेपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अन्य वस्तुओं जैसे कि कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टूटी जैसे गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है और यह संक्षारित नहीं होता और यह खरोंचे का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी दूसरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत की निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं को पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं और ये आभूषण रखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत इन वस्तु सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों के लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है और टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने पर जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इससे संक्षारण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकार के प्रदूषणों के निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश किए गए हैं। प्रमुख शब्द इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, LED, हिनचालक। क्या आप जानते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद में उपलब्ध है तथा अनेक अनुप्रयोग में इनका उपयोग बढ़ा जाता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट के प्रकाश के लिए का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। श्वेत का एक गुच्छा एक साथ लगने का एक प्रकाश स्रोत बनता है और प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं और ये प्रकाश बल्ब तथा प्रदीप्त नलिकाओं ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, लेकिन प्रकाश स्रोत महंगे हैं, इसलिए आजकल सहन प्रतिदीप्त लैंप को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तथापि इनमें पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, इसलिए फ्यूज हुए अथवा टूटे हुए का निपटान सुरक्षित रूप से करना आवश्यक है। जब प्रौद्योगिकी में उन्नति के फलस्वरूप इसका स्रोत अपेक्षाकृत सस्ते उपलब्ध होने लगेंगे तो यही सबसे अधिक वरीयता प्राप्त प्रकाश स्रोत बन जाएंगे।